हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास सोहम कॉमर्स क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 लेखांकन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से इसे जाना जाता है इंग्लिश में। इसका अर्थ होता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का तात्पर्य। हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर पढ़ा था साझेदारी की परिभाषा, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो लाभ कमाने की इच्छा से सहमत होते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। लेकिन साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का तात्पर्य होता है कि जब दो पार्टनर से अधिक पार्टनर की हमें आवश्यकता फर्म में पड़ती है तो हम इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। पुराने पार्टनरों से मतभेद हो जाए, पुराने साझेदारों से मतभेद हो जाए। नंबर 2, पूंजी की कमी पड़ रही हो। नंबर 3, दो फर्मों का मर्ज हो रहा हो, यानी कि दो फर्मों का एकीकरण हो रहा हो, या कोई साझेदार फर्म से अलग हो रहा हो, या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई। तो इन दशाओं में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन के ढंग में सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर, वो आती है जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है या कोई नया पार्टनर फर्म में आता है। जब पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो उसकी गणना के लिए हम एक फॉर्मूला रखते हैं जिसका नाम होता है प्राप्ति अनुपात। चूंकि वह फर्म छोड़ के जा रहा है तो प्राप्ति अनुपात में सबसे पहले गेनिंग रेशो निकाला जाता है। गेनिंग रेशो के माध्यम से हम प्राप्ति रेशो की गणना करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपन को सबसे पहले थ्योरिकल पार्ट्स को कंप्लीट करना है, तो थ्योरिकल पार्ट्स की पार्ट नंबर 2 वीडियो जो है, जो चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हम साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में त्याग का अनुपात, नफे का अनुपात, प्राप्ति का अनुपात, ख्याति की गणना, ख्याति की विधियां, ख्याति उत्पन्न होने के कारण, इन सब चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे और सरलतम ढंग से आसानी से थ्योरी के पॉइंट तैयार करेंगे। आप अपना कॉपी पे पेन पेपर लेके रेडी रहें और हम इसे चालू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है थ्योरी का कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य। जब दो पार्टनर फर्म में होते हैं लेकिन तीसरे साझेदार को हम फर्म में प्रवेश देते हैं, उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि साझेदारी फर्म में पूंजी की कमी पड़ रही हो, साझेदार फर्म को समय नहीं दे पा रहे हों, साझेदार में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन के ढंग में विद्यमान साझेदार फर्म में प्रवेश करते हैं तो हमारे यहाँ दो रेशो बनते हैं, त्याग का अनुपात, नंबर 2 आता है प्राप्ति का अनुपात। किसका अनुपात बेटा? प्राप्ति का अनुपात। तो त्याग का अनुपात का सूत्र होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसमें सबसे पहले त्याग के अनुपात की कैलकुलेशंस करेंगे हम। प्राप्ति के अनुपात में हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे? जस्ट अपोजिट, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है त्याग के अनुपात को समझाइए। तो अपन लिखेंगे कि त्याग का अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का त्याग करते हैं, इसे त्याग का अनुपात कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को और मजबूती देने के लिए इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। उसमें लिखेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से इसकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन फिर बनता है प्राप्ति के अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो यह वह अनुपात है जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो नए साझेदार के फर्म के प्रवेश के समय उसकी ख्याति का मूल्यांकन, उसके लाभ का मूल्यांकन, इसके लिए हम कौन सा रेशो निकालते हैं? प्राप्ति का रेशो निकालते हैं। प्राप्ति के रेशो को क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अब बात आती है इसमें गुडविल वैल्यूएशंस की। इसमें ही गुडविल वैल्यूएशंस के सवाल हैं। तो सबसे पहले आता है ख्याति। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, तो हम बोलेंगे हाँ, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अब ख्याति क्या होती है बेटा, समझिए। ख्याति का नाम होता है किसी व्यक्ति की रेपुटेशन।
जो एक दिन में तैयार नहीं होती है। रेपुटेशंस बनाने में काफी समय लगता है। जैसे कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनको जनरेशन बाय जनरेशन एक दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में ख्याति बढ़ती है। लेकिन हाँ, हमें अपनी क्वालिटी कॉम्प्रो नहीं करना है, वस्तु से समझौता नहीं करना है, कीमत से समझौता नहीं करना है, लेकिन उपभोक्ताओं को सस्ती से सस्ती अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो देखी नहीं जाती, लेकिन इसका एक मूल्य होता है जिसे अपन हिडन वैल्यू बोलते हैं, जो व्यक्ति के नाम और प्रसिद्धि के आधार पर तैयार की जाती है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है, त्याग का अनुपात और नफे के अनुपात में क्या अंतर है। जैसा कि कल भी लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी कि जब भी कोई अंतर वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि त्याग का अनुपात, नफे का अनुपात, तो इसमें सबसे पहले आपको अंतर का आधार लिखना होगा। अंतर का आधार और विषय सामग्री दोनों बात एक ही होती है। अंतर के आधार पे आपको ऐसे पॉइंट बनाने पड़ेंगे, गणना। फिर आप लिखेंगे त्याग के अनुपात में यह वह अनुपात है जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार को अपने लाभ के हिस्से का त्याग करते हैं। नफे के अनुपात में अपन लिखेंगे नफे का अनुपात वह अनुपात है जिसमें पुराने साझेदार के जो लाभ के हिस्से को पाता है, इसे नफे का अनुपात कहते हैं। इसके बाद आता है सूत्र। तो त्याग के अनुपात की गणना का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और नफे के अनुपात की गणना का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। त्याग के अनुपात की गणना कब की जाती है? त्याग के अनुपात की गणना जब की जाती है जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है। नफे के अनुपात की गणना कब की जाती है? जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो लाभ के हिस्से को पाता है। तो इसके आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू करनी है, क्योंकि ज्यादातर ये जो क्वेश्चंस आता है ना वो 3 नंबर में आता है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा जो गुडविल वैल्यूएशन से रिलेटिव होगा या रेशो एनालिसिस से डिपेंडेबल होगा। तो रेशो से जुड़े हुए सवाल होंगे, तो उसके न्यूमेरिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें रेशो वाली चीजों को डाल दूंगा। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं थ्योरिकल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है ख्याति उत्पन्न होने के कारण बताइए। देखिए ख्याति कैसे बढ़ती है। अब जैसे कि आया क्वेश्चन ख्याति उत्पन्न होने के कारण बताइए। ख्याति उत्पन्न होने के कारण, तो अपन रीजंस लिख देंगे। जैसा कि मैंने देखो लास्ट वीडियो में भी कहा आपसे कि सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है कि सबसे पहले अपन को हेडिंग देना जरूरी होता है। यदि हेडिंग आपकी जितनी अच्छी रहेगी आप उतना ही अच्छे से अच्छा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। हेडिंग नहीं रहेंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो ठीक है, तो ख्याति उत्पन्न होने के कारण में सबसे पहली चीज आती है, पहला क्वेश्चन बनता है, पहली हेडिंग बनती है फर्म की उपयुक्त स्थिति। फर्म एक ऐसे स्थान पर है जहां ग्राहकों का आना जाना अधिक होता है, तो ऐसे स्थान पे ख्याति बढ़ती है। नंबर सेकंड चीज आती है यहाँ पर कि व्यापार के स्वामी की व्यवहार कुशलता। यदि व्यापार का स्वामी ऐसा है जिसका बिहेवियर अच्छा है तो ख्याति बढ़ती है। नंबर 3, वस्तु उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी वस्तु उपलब्ध कराना, फेयर रेट लेना, यानी कि उचित मूल्य नीति, माल का उचित मूल्य लेना, माल में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसके अलावा उधार माल भी देना। नंबर 5, होम डिलीवरी भी करना, ग्राहकों को वेट ना करे इसके लिए वह फोन पे भी ऑर्डर ले लेना। तो ऐसे कारणों से ख्याति क्या होती है? उत्पन्न होती है। ये ख्याति उत्पन्न होने के कारण हो गए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन लिखते हैं ख्याति मूल्यांकन की विधियां। ख्याति मूल्यांकन की विधियां, तो देखिए ख्याति मूल्यांकन की कितनी विधियां होती हैं? तो सामान्यतः ख्याति मूल्यांकन की 4 विधियां होती हैं। सिंपल तौर पे कौन सी? औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि। सेकंड आता है अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि। थर्ड आता है पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। और नंबर 4 आती है वार्षिकी विधि। इनकी डिटेलों को ध्यान से समझिए। पहले
वार्षिकी विधि। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं औसत लाभ विधि। इसमें कुछ वर्षों के लाभ दिए रहते हैं, जितने वर्षों के लाभ दिए हों, जैसे कि 5 वर्षों के लाभ दिए हों तो 5 का भाग दे देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी उसका क्रय के वर्ष के आधार पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वेरी सिंपल होता है। न्यूमेरिकल सवाल कराऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सेकंड आता है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि वह विधि होती है जिसमें दो प्रकार के लाभ निकालते हैं, एक तो औसत लाभ और एक सामान्य लाभ। तो औसत लाभ निकालते हैं, औसत में से सामान्य लाभ को घटा देते हैं, जो पूंजी पे निकाला जाता है। उसके बाद दोनों का डिफरेंसेस निकाला जाता है और डिफरेंसेस के आधार पर गणना कर दी जाती है। तो ये दोनों विधियां आपने सीखी, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि। अब आते हैं तीसरी विधि जिसका नाम है पूंजीकरण विधि। देखिए पूंजीकरण विधि का जब आप करेंगे, पूंजीकरण विधि इसमें अधिलाभ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अधिलाभ। तो अधिलाभ निकालने के बाद अधिलाभ इंटू 100 पूंजी की प्रत्याय दर, इंग्लिश में कहें तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे पूंजीकरण विधि बोलते हैं। पूंजीकरण विधि का फॉर्मूला होने के बाद आप देखेंगे कि एक और विधि लास्ट जो है उसे बोलते हैं वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि, इसमें क्या होता है भाई, एनुअलिटी टेबल वैल्यू दी रहती है। एनुअलिटी टेबल वैल्यू जो हर साल फ्लक्चुएट होती है। जैसे एनुअलिटी टेबल वैल्यू देखिए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है 3, 4, 2, 5। यदि एनुअलिटी टेबल वैल्यू 1.3, 2, 4, 5 से स्टार्ट हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? कि सबसे पहली चीज ये देखिए कि अधिलाभ जब निकालते हैं ना, तो अधिलाभ तो निकालने का प्रोसेस वही है कि सबसे पहले औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटाने के पश्चात जो बचेगा उसे एनुअलिटी टेबल वैल्यू में रख देंगे। यदि टेबल वैल्यू पॉइंट से स्टार्ट होती है तो आपको अधिलाभ में क्या करना है बेटा? डिवाइड देना है। क्या देना है? डिवाइड देना है। और यदि एनुअलिटी टेबल वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और फिर बाद में डेसिमल लगता है तो अपन इसमें क्या करेंगे? इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे इसमें डिवाइड देना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है ख्याति की विशेषताएं बताइए। तो ख्याति की विशेषताओं में सबसे पहले नंबर पॉइंट आता है, लास्ट क्वेश्चन है जी बेटा, ध्यान से समझना। ख्याति की विशेषताएं किसे कहते हैं? तो नंबर 1 लिखेंगे, ख्याति एक ऐसी कैसी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति है। पहला पॉइंट क्या बनेगा? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अमूर्त। अमूर्त संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होने के साथ साथ ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है जिसे आसानी से बेचा जा सकता है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, क्योंकि आपने देखा होगा 11th में जब अपन बैलेंस शीट पढ़े होंगे तो 11th की बैलेंस शीट में आपने देखा होगा गुडविल किस साइड आती है? असेट साइड आती है। इसके बाद ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति जिसे आसानी से बेचा जा सकता है। तो देखिए इसी के साथ साथ आज मैंने आपको थ्योरिकल पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 साझेदारी की पुनर्गठन के क्वेश्चंस आपको करा दिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक्स।